हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 13 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं एआई कोश प्लेटफॉर्म। देन हम देखेंगे पशु औषधि इनिशिएटिव के बारे में। ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया गया है, हम देखेंगे इससे संबंधित क्या इसकी थीम रही है। देन हम देखेंगे ट्रॉपिक्स 2025 एक्सरसाइज के बारे में। साथ ही हम देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में, T-72 टैंक के बारे में। देन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, हाल ही में कौन इसकी चेयरमैन नियुक्त की गई हैं ये देखेंगे। देन हम देखेंगे नो स्मोकिंग डे 2025 के बारे में कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है। साथ ही हम देखेंगे लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के बारे में और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल एंड डाटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोश। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोर्स को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपसे उस मंत्रालय के बारे में पूछा जा रहा है जिसने एआई कोर्स पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आप देख सकते हैं The Ministry of Electronics and Information Technology launched the India AI Missions Compute Portal and AI Course platform, and the Compute Portal offers access to over 18,000 GPUs, cloud storage, and AI services for students, startups, researchers, and government bodies. AI Course is a dataset platform providing resources, tools, and expert guidance for turning ideas into industry solutions. And the platform aims to offer high quality, non personal datasets to foster AI innovation and help developers create India specific AI models. It serves as a central repository offering over 300 datasets, 80 plus noodles, and diverse AI use cases. इंडिया के अगर हम एआई मिशन की बात करें तो द इंडिया एआई मिशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड अ रोबस्ट एआई इकोसिस्टम इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पशु औषधि इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच प्रोग्राम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेकंड लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, थर्ड डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम या फिर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। यहाँ पर आपको बताना है जो पशु औषधि इनिशिएटिव है वो किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया गया है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट विल ओपन पशु औषधि स्टोर्स नेशन वाइड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल
veterinary medicines, and it follows the model of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendraj for low cost generic medicines. So, the initiative is the part of the revised Livestock Health and Disease Control Program, and stores will be run by cooperative societies and Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras. So, ethno-veterinary medicines based on traditional knowledge will also be available, and rupees 75 crore has been allocated to ensure affordable, high-quality veterinary medicines for farmers. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑफ पावर inaugurates GridCon 2025. So, what is the theme of GridCon 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है, और यहाँ पर आपसे ग्रिडकॉन 2025 का विषय पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स, सेकंड इनोवेशंस इन ग्रिड रेजिलियंस, थर्ड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर जनरेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ग्रिडकॉन 2025 का जो थीम रहा है वो रहा है इनोवेशंस इन ग्रिड रेजिलियंस। आप देख सकते हैं GridCon 2025 was inaugurated on 9th of March 2025 at ICC Yasobhumi Dwarka, New Delhi by Manohar Lal, Union Minister of Power and Housing and Urban Affairs. So the event is being organized by the Power Grid Corporation of India Limited from 9th to 11th of March 2025 and is held under the patronage of Ministry of Power in association with the CIGRE India. सो ग्रिडकॉन 2025 की बात करें तो इट इज अ मेजर इवेंट इन द पावर सेक्टर ब्रिंगिंग टुगेदर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स रिसर्चर्स academicians and utilizes from across the world to discuss future innovations in the industry energy sector. So the conference has a theme of innovations in grid resilience, focusing on new technologies and smart solutions for improving energy generation, transmission, distribution, and consumption. So the event has witnessed over 2,000 delegates, 150 technical papers, and 150 exhibition companies representing 30 countries. So it aims to shape the future of renewable energy integration, grid resilience, and digital transformation in the power sector. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which branch of the Indian Armed Forces participated in Tropics 2025 alongside the Navy? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने नौसेना के साथ मिलकर ट्रॉपिक्स 2025 में भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किन सशस्त्र बलों ने ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इंडियन नेवी के साथ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप देख सकते हैं
Tropics 2025 was conducted over a period of 3 months from January to March 2025, and the exercise included various phases like amphix, जिसको हम amphibious exercise कहते हैं, a joint worker phase, cyber and electronic warfare, and a tactical phase. So, Tropics 2025 covered a large theater of operations spanning approximately 4,300 nautical mile from north to south and 5,000 nautical mile from the Strait of Hormuz in the west to the Sunda and Lombok Straits in the east. So the exercise saw the participation of 65 to 70 Indian naval ships, 9 to 10 submarines, and over 80 aircrafts of different types. So other services involved वो हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. So the exercise was crucial for accessing the Indian Navy's operational preparedness and material readiness for combat. And this exercise emphasized the Navy's goal to remain a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the non-banking financial companies. So यहाँ पर जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, these are financial institutions that provide loans but do not have full banking licenses. And second, if NBFCs struggle, it can create problems for banks and financial markets. And third, NBFCs fund their loans mainly through banking borrowings. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. सो आपको बताना है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. While bank borrowings remain a significant source of funds for NBFCs, and they are not the main source, according to IMF report, 56% of the NBFCs lending is financed through market instruments. So NBFCs की बात करें तो it is a company registered under the Companies Act 1956, engaged in the business of loans and advances, and the acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government or local authority, or the other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance businesses, and chit-chat business. So generally, these institutions are not allowed to take traditional demand deposits from the public, and they can only accept time deposits, and they don't have provide savings or current account facilities. So NBFCs also provide a wide range of monetary advices like chit reserves and advances. आपने देखा कि एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आप एनबीएफसी से रिलेटेड अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं दैट द फंक्शंस ऑफ द एनबीएफसीज आर मैनेज्ड बाय द बोथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरबीआई. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
What is the T-72 that was recently mentioned in the news? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है T-72 क्या है जिसको हाल ही में समाचारों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं टैंक, एस्टेरॉयड, सबमरीन या फिर ब्लैक होल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक तरीके का टैंक है, आप देख सकते हैं। The Ministry of Defense signed a $248 million contract with Russia's Robo Bruno Expert for 1000 HP engines for T-72 tanks. So the engines will be delivered in fully formed, completely knocked down and semi-knocked down conditions. So T-72 tanks, a key part of the Indian Army's fleet, currently have 780 HP engines, and the Soviet-designed T-72 was introduced in 1971 and is widely used globally. So it was designed by the Ural Vagonzhavod in the Soviet Union. T-72 tanks are locally manufactured and upgraded at Heavy Vehicles Factory, Awadhi. So the tank features high accuracy sighting systems and an automatic loading mechanism for efficient firing. सो आप ध्यान रखेंगे T-72 जो है ये एक तरीके का टैंक है जिसको डिजाइन किया गया है रशिया के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is leading the Government of India delegation at the 69th session of the Commission on the Status of Women? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है महिलाओं की स्थिति पर आयोग के जो 69वें सत्र में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, स्मृति ईरानी या फिर हर्षवर्धन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का जो 69th सेशन हुआ है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है पूर्णा अन्नपूर्णा देवी ने, और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी हैं, आप देख सकते हैं। सो अ डेलीगेशन लेड बाय अन्नपूर्णा देवी, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, participated in the 69th session of the Commission on the Status of Women starting on 10th of March 2025 at the UN headquarters in New York. So the CSW is the principal global body dedicated to promoting gender equality, women's rights and empowerment. The 2025 session is significant as it marks the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, a landmark document for women's empowerment adopted at the Fourth World Conference on Women in 1995. So the event will discuss digital and financial inclusion as a catalyst for women's empowerment and leadership, focusing on the global south. And this session will also focus on reviewing and appraising the implementation of the Beijing platform, accessing global progress challenges and the achievements of the gender equality in alignment with the 2030 Agenda for Sustainable Development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of No Smoking Day 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है धूम्रपान निषेध दिवस 2025 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रेकिंग फ्री द स्मोकिंग,
अनमास्किंग द अपील, अ स्मोक फ्री फ्यूचर या फिर गुड हेल्थ नो स्मोक। यहाँ पर आपसे नो स्मोकिंग डे का थीम पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष की थीम रही है अनमास्किंग द अपील। आप देख सकते हैं No Smoking Day was first observed in the United Kingdom in 1984. So the day is observed on the second Wednesday of March every year, and the global campaign aims to raise awareness about the health risk associated with smoking. So इस वर्ष नो स्मोकिंग डे ये सेलिब्रेट किया गया है 12th ऑफ मार्च को। And the theme for No Smoking Day 2025 is Unmasking the Appeal, focusing on revealing the reality behind the attraction of smoking. So, over the year, No Smoking Day has grown into an international event encouraging people worldwide to quit smoking and live healthier lives. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding long range anti-ship missile. सो यहाँ पर लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ एंड सेकेंड इट हैज अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर एंड कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी ऑफरिंग वर्सटैलिटी इन कॉम्बैट सिनेरियोज। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं सो इंडिया हैज सक्सेसफुली developed and tested the long range anti-ship missile also known as brahmastra missile, a hypersonic glide missile designed to enhance naval strike capabilities. So it was developed by the Defense Research and Development Organization and it outperforms similar missiles like China's DF-17 in terms of range and technology. So with the range of 1500 km, this missile can obliterate an enemy ship or warship within 7 to 8 minutes of being launched. And it can be deployed from both land and sea, offering versatility in combat scenarios. सो इसके स्पीड की बात करें तो इट ऑपरेट्स एट मैक 10 मेकिंग इट 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। एडवांसमेंट्स की बात करें जो इसमें मटेरियल्स यूज हुए हैं सो इट यूजेस हीट रेजिस्टेंट मटेरियल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। और ऑपरेशनल यूज की बात करें तो इट कैन स्ट्राइक एनिमी शिप्स एंड वॉरशिप्स विद इन 7 to 8 minutes ऑफ द लॉन्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the first woman secretary of the Department of Legal Affairs in March 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2025 में कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अंजू राठी राणा, सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर या फिर कल्पना अग्रवाल।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की पहली महिला सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं अंजू राठी राणा। आप देख सकते हैं। So, Dr. Anju Rathi Rana has become the first woman secretary of the Department of Legal Affairs under Ministry of Law and Justice. So, her appointment marks an important step for gender diversity in top government positions. BRICS Ministers of Justice, she also represented India at international forums जिनमें शामिल हैं ब्रिक्स मिनिस्टर्स of Justice meeting, and she has contributed to legal reforms and gender representation in the judiciary. So, आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, and this department is assigned legal functions including the interpretation of the constitution and laws, litigation, legal profession, law reforms, treaties and agreements with the foreign countries in the matters of the civil law, legal services including Indian legal services, etc. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।